इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में सीखेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्यूशन करेंगे। तो बुक से एक एग्जांपल लेंगे 1 2 3 4, तो उसके बाद कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये जो सेकेंड टर्म है, इस टर्म से हमें इस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना है। मतलब 2 - 1 करेंगे तो वैल्यू आएगा 1। अगेन इस वैल्यू से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 = 1 होगा। अगेन ये जो टर्म है, इस टर्म से प्रीवियस टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है, 4 - 3 = 1 है। इनमें से हमने देखा कि सभी का जो डिफरेंस आया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो उसको हम क्या क्या लिख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को हम फर्दर यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। स्मॉल डी जब भी मिलेगा हम समझेंगे क्या, ये एक कॉमन डिफरेंस है। ऐसे जब किसी सीरीज़ में डिफरेंस का वैल्यू सेम जब आएगा तो हम कह सकते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, मतलब एपी होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी हम लिख सकते हैं। तो ये जो 1 2 3 4, इसका जो टर्म होगा n टर्म तक हम वैल्यू ले सकते हैं। ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म को हम a से डिनोट कर सकते हैं। ये जो दूसरा टर्म है, इसको a1, तीसरा टर्म को a2, ये जो चौथा टर्म है इसको a3 ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये जो n टर्म होगा, n टर्म को हम an से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ था, सीरीज़ में सभी का डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस सेम हो गया मतलब कॉमन हो गया डिफरेंस, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो और एक एग्जांपल लेंगे बुक से, 100 70 40 10, और इसमें और वैल्यू हम ले सकते हैं अगर चाहे तो इसमें हमें क्या चेक करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इसके लिए जस्ट हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना है। जब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, -30 आएगा। तो -30 कैसे मिलेगा, 70 - 100 करेंगे तो 100 से 70 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। ये ग्रेटर टर्म माइनस में है, इसीलिए वैल्यू इधर माइनस होगा। इन द सेम वे 40 से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -30 मिलेगा। अगेन इससे इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -30 मिलेगा। अभी हमने देखा इसका जो डिफरेंस आया, डिफरेंस सेम आया, मतलब कॉमन आ गया। जब भी ऐसे डिफरेंस सेम आएगा तो हम इसको कह सकते हैं एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो अगर सेम नहीं आया तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह पाएंगे। तो यही था कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, और ये जो पहला टर्म है इसको ए से डिनोट करेंगे, और ये जो लास्ट टर्म है ये n होगा, इसको an भी हम कह सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड व्हाई। क्वेश्चन 1 में दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेस 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेस 8 फॉर द एडिशनल किलोमीटर। मान लो इधर एक टैक्सी है, इस टैक्सी का पहला जो किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर होगा। तो फर्स्ट किलोमीटर जब कोई पैसेंजर ट्रेवल करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा 15 रुपीज़। उसके बाद वो अगर नेक्स्ट सेकेंड किलोमीटर जब जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक और 1 किलोमीटर अगर उसको जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 है, 15 की प्लस 8 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। 8 रुपीज़ एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा फॉर एक्स्ट्रा पर किलोमीटर। तो इधर कितना होगा, 23 होगा। फिर से पैसेंजर अगर 3 किलोमीटर जाना चाहे तो उसको कितना देना पड़ेगा, इधर 8 किलोमीटर फिर से ऐड होगा। यहाँ तक तो हो गया 23, तो 23 + 8 करेंगे। 23 + 8 जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 31 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर वो पैसेंजर 4 किलोमीटर चला गया तो उसको कितना देना पड़ेगा, यहाँ तक उसने देना पड़ा 31, तो 31 प्लस कितना होगा, 8 किलोमीटर एडिशनल चार्ज, तो वैल्यू आया 39। तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 निकल के आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 निकल के आएगा। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 निकल के आएगा। मतलब सभी जो टर्म है, ये हो गया पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सभी टर्म का जो डिफरेंस हमने फाइंड किया अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो दूसरा नंबर
से पहला नंबर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 आएगा। नेक्स्ट 31 माइनस 23 करेंगे तो 8 ही मिलेगा हमें। नेक्स्ट 39 माइनस कितना करना पड़ेगा, 31 जब करेंगे तो 8 मिलेगा। हमने इधर देखा कॉमन डिफरेंस सेम है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जब भी कॉमन डिफरेंस सेम वैल्यू मिलेगा तो हम कह सकते हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। मतलब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू ये वर्क करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ऐसे हम नहीं करेंगे, जस्ट समझने के लिए हमने ऐसे कर दिया है। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा। पहले हम लिखेंगे हियर द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 है। उसके बाद हम लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड मतलब 2 किलोमीटर के लिए, ये फर्स्ट मतलब 1 किलोमीटर के लिए 15 है, 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 + 8 23 होगा, 23 रुपीज़। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए जब फाइन करेंगे तो 23 पहले 2 किलोमीटर के लिए 23 है, 23 के साथ और 8 रुपीज़ एडिशनल चार्ज लगेगा तो 31 बनेगा। नेक्स्ट 4 किलोमीटर के लिए अगर हम फाइन करना चाहे तो 3 किलोमीटर के लिए 31 है, उसके बाद 4 किलोमीटर मतलब और 1 किलोमीटर ऐड हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीज़ ऐड करके जाएंगे। जब भी 8 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 39 आएगा। इसके बाद हम 5th टर्म 6th टर्म ऐसे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इधर हमने देखा द पैटर्न 15, 23, 31, 39, ये जो वैल्यू है 15 फर्स्ट टाइम, 23 सेकेंड टर्म, 31 थर्ड टाइम एंड 39 हो गया ये 4th टर्म। ये जो टर्म हमको मिला, ये जो पैटर्न मिला, ये फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये 8 हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाई, क्यों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये पूछा था। इसका रीज़न हमने लिख दिया कि एवरी टर्म इज़ 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। तो टर्म कितना होगा, 8 मोर होके बन रहा है, इसीलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। Question 2. The amount of air present in a cylinder when vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. मतलब एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो भी एयर है, इसके अंदर एयर है, इस एयर को अगर हम 1/4 पार्ट निकालेंगे पहले, उसके बाद जितना एयर रहेगा उसको फिर से 1/4 पार्ट निकालेंगे और जो भी नेक्स्ट बचेगा उसको फिर से 1/4 पार्ट निकाल लेंगे। तो ऐसे करके जब जाएंगे ये जो सीरीज़ बनेगा, ये क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा उसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो गया तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट, इसका वॉल्यूम कितना है पता नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे वॉल्यूम बी कितना होगा, वी होगा। वी को हम कंसिडर कर लेंगे, इसको एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। तो सेकेंड टर्म अगर हम फाइंड करना चाहे तो क्या बनेगा, सेकेंड टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का 1/4 पार्ट हमें निकाल देना चाहिए। मतलब ये v 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो v/4 होगा, माइनस इधर v रहेगा, 4 से v को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v - v होगा, डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो फाइनली 3v/4 होगा। ये हो गया सेकेंड टर्म। अभी हम थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म क्या होगा, ये जो वैल्यू रह गया है, रिमेनिंग ये रह गया है 3v/4। तो ये जो वैल्यू रह गया है इसको हमें कितना सब्सट्रैक्ट करना है, इसका 3v/4 का 1/4 पार्ट सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 3v के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v होगा, 4 × 4 मल्टीप्लाई हो गया 16 रहेगा, इधर माइनस रहेगा, इधर 3v रहेगा, इधर 4 रहेगा। तो 4 और 16 का एलसीएम 16 होगा। तो 4 के साथ अगर हम 4
4 के साथ अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, वही 4 हमें ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 भी, माइनस इधर 16 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एलसीएम निकल के आएगा, वही हमें 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 भी होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 9v/16 होगा। तो क्वेश्चन की आंसर में ऐसे लिखा हुआ है, इसीलिए हम इधर ऐसे लिखेंगे 3/4 होल स्क्वायर इंटू भी करेंगे, क्योंकि इसका इक्वल वैल्यू ये है। क्वेश्चन में की जो आंसर है इसी तरह लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। अगर हम चाहे तो फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, उसके बाद फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, सिक्स टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं होगा उसको हम अभी चेक करेंगे। ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म से पहले टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। मान लो ऐसे करेंगे, मतलब 3v मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म v है, माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 3v/4 है। तो उसको जब सोल्व करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4v माइनस ये 3v रहेगा, नीचे ये 4 रहेगा। तो वैल्यू क्या आएगा, -v/4। मतलब इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं 1/4v, इधर आगे माइनस रहेगा, ये वैल्यू निकल के आ गया है। अभी हमने देखा इससे ये जब सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू ये आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे ये वैल्यू निकल के आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर नहीं आया तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म में वैल्यू ये है, हम इसको लिखेंगे तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे 9v/16 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 3v/4। 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। 16 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा, ऊपर क्या होगा 9v ही होगा, क्योंकि 9v के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9v ही मिलेगा। तो माइनस इधर रहेगा। ये जो 4 है, 4 के साथ जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें ये एलसीएम मिलेगा, वही 4 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 भी मिलेगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा, -3v/16 रहेगा। इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, -3/16 इंटू v लिख सकते हैं। इधर हमने क्लियरली देखा ये जो वैल्यू है दोनों सेम नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में हमने पहला वैल्यू निकाला v, उसके बाद वैल्यू निकल के आया 3v/4, उसके बाद वैल्यू निकल के आया, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या मिला हमें 3/4 होल स्क्वायर इंटू v। उसके बाद अगर चाहे तो और टर्म हम निकाल सकते हैं। ये जो सीरीज हमने निकाला, मतलब ये जो टर्म निकाला, इसकी कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ये सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस और ये थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का डिफरेंस दोनों सेम नहीं है। तो इधर भी सेम नहीं हुआ तो बाकी में सेम होने से भी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रूल फॉलो नहीं करेगा। मतलब इधर सेम नहीं हुआ तो बाकी में अगर सेम ही हुआ तो कोई इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो नीचे में ये हमने करके दिखाया है, यही इसी तरह होगा। तो इधर हम लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो गैस है, गैस का वॉल्यूम है, इसमें गैस नहीं एयर दिया था, इसको अगर हम चाहे तो एयर भी लिख सकते हैं, ये एयर बनेगा, एयर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गैस नहीं दिया था। तो और हम क्या लिख सकते हैं, द फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म क्या होगा v होगा, हम v कंसिडर करेंगे। उसके बाद सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म से हमें क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म का 1/4 पार्ट एयर हमें सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। तो v रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v/4 होगा, 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 भी होगा, माइनस भी होगा, डिवाइडेड बाई ये 4 रहेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4v माइनस v इक्वल टू 3v/4 ये रहेगा। तो थर्ड टर्म इधर निकालेंगे। थर्ड टर्म हमने निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को ये रिमेनिंग हो जाएगा, ये रिमेनिंग टर्म है, तो इसका 1/4 हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसका ये हो गया, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने इसके साथ ये माइनस ये लिखेंगे तो नहीं होगा। 3v/4 ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 1/4, तो इसका मतलब ऐसा होगा 3v/4।
तो उसको जो सोल्व करेंगे 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होगा, 3v इंटू 1 इक्वल टू 3v होगा। इधर 3v/4 है, दोनों का एलसीएम 16 है। 16 4 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ये एलसीएम निकल के आएगा, तो वही 4 हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 12v बनेगा, इधर 3v बनेगा। नेक्स्ट इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9v/16 मिलेगा। नेक्स्ट इसको इस तरह लिखना है, क्योंकि आंसर में ऐसे दिया हुआ है, इसीलिए हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसके बाद ये पार्ट आएगा, क्योंकि इधर नीचे में जगह नहीं है इसीलिए हमने इधर लिखा। तो 4th टर्म अगर हम चाहे तो निकाल सकते हैं, 5th टर्म भी निकाल सकते हैं, 6th टर्म निकाल सकते हैं, ऐसे n टर्म तक हम निकाल सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना टर्म चाहिए उतना टर्म हम निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है 9v/16, इसको अगर हम लिखेंगे तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्टली ये लिख दिया 9v/16, क्योंकि इसकी आगे का इसको अगर जब लिखेंगे इसके बाद यही लिखना पड़ेगा और एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया 9v/16 माइनस इन 9v/16 का 1/4 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी होगा। जब भी ऐसे दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होकर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर के साथ डेनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर के साथ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर, क्योंकि इसमें कैंसिल नहीं होगा इसीलिए हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 64 नीचे रहेगा और 9 भी ऊपर रहेगा। इन दोनों का एलसीएम 64 ही होगा। 16 के साथ जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 16 इक्वल टू 64, तो वही 4 हमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 भी आएगा, माइनस ये 9 भी इधर रहेगा, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ये एलसीएम मिलेगा, वही 1 हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 9 भी इंटू 1 इक्वल टू 9 भी रहेगा। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 27v/64 आएगा। इसको अगर हम ऐसे क्यूबिक फॉर्म में लिखे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 नीचे क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू भी लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं, एंड इसकी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 4 क्यूब लिख सकते हैं इंटू v। तो ये 3 क्यूब 4 क्यूब इसको हम ऐसे होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इधर हमने देखा हैंस द वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है इसको जब हम इस वैल्यू से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। तो इसीलिए हमने इधर लिख दिया है कि आर नॉट इन AP। तो बिकॉज दे हैव नॉट सेम कॉमन डिफरेंस, तो ऐसे इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 for the first meter and rise by ₹50 for each subsequent meter। मतलब एक ये वेल है, कुएँ है एक, तो उसका पहला जो मीटर है उसको जब खोदेंगे, मतलब उसको जब डिगिंग करेंगे तो उसका चार्ज ₹150 होगा। उसके बाद का जो मीटर होगा, ये पहला मीटर, ये सेकेंड मीटर जब आएगा तो उसके बाद फिर से कितना रुपीज़ ऐड करना पड़ेगा, 150 प्लस ₹50 और देना पड़ेगा, तो 200 हो जाएगा। नेक्स्ट का जो मीटर होगा उसको अगर खोदना चाहे तो उसके बाद क्या होगा, ये 200 इसके साथ ऐड होगा और ₹50 ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये थर्ड मीटर हो गया, ₹50 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा, 250 होगा। उसके बाद अगर हम 4th मीटर खोदना चाहे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो अभी तक 3rd मीटर जब उसने डिगिंग किया तो चार्ज हो गया 250, 4th मीटर जब डिगिंग करेगा 250 के साथ और ₹50 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, 300 होगा। तो इधर हमने क्या देखा, इधर हमने देखा पहला जो मीटर है उसके बाद सेकेंड जो मीटर है, दोनों में फ़र्क कितना है, डिफरेंस कितना है, 50 है। तो इसका इसके साथ डिफरेंस 50 है, इसका इसके साथ डिफरेंस 50 है। तो अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म से पहला टर्म को हमें सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। मतलब जब भी हम 200 से 150 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 मीटर्स आएगा। नेक्स्ट 250 से 200 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब थर्ड ये टर्म है, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 250 माइनस ये 250 है, नेक्स्ट 200 होगा, 200 जब करेंगे 50 आएगा। नेक्स्ट ये जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म से जब ये थर्ड टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे 300 माइनस 250 जब करेंगे तो वैल्यू आएगा 50। इधर हमने देखा क्लियरली ये
देखने को मिला है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम होगा तो उसको हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। मतलब ये जो सिचुएशन दिया है, ये सिचुएशन अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगा। तो उसका सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो ऐसे होगा। तो पहले हम लिखेंगे हियर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कितना होगा, देना पड़ेगा 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर, फर्स्ट 2 मीटर मतलब यहाँ से शुरू हो गया, ये हो गया फर्स्ट मीटर, यहाँ से हो गया ये सेकेंड मीटर, मतलब यहाँ से इसको हम फर्स्ट 2 मीटर कहेंगे। ये फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर, इसको हम फर्स्ट 2 मीटर कहेंगे। तो फर्स्ट 2 मीटर इक्वल टू कितना होगा 150। यहाँ तक 400 बन गया है 150, उसके बाद इधर 50 फिर से ऐड होगा तो कितना बनेगा 200। इन द सेम वे 3 मीटर के लिए ये 200 इधर आएगा, उसके बाद 50 ऐड होगा। नेक्स्ट 4 मीटर के लिए ये 250 इधर आएगा, उसके बाद और 50 ऐड हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऐसे अगर हम करना चाहें तो और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हैंस इधर हमने ये पैटर्न देखा 150, 200, 250, 300, ऐसे अगर हम चाहें तो और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये फ्रॉम एन एपी फ्रॉम कर सकता है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम कर सकता है। इसका कारण क्या है, बिकॉज एवरी टर्म इज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, मतलब हर बार क्या हो रहा है 50-50 जो रुपीस है वो ऐड होके जा रहा है, 50 जो वैल्यू है ये ऐड होके जा रहा है, इसीलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो उसका सॉल्यूशन अगर हमें करना पड़ेगा तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन 4 में दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसमें अमाउंट जो है, अमाउंट 8% से इंक्रीज हो जाएगा। तो पर ईयर में अगर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके रखा हुआ है एक बैंक अकाउंट के अंदर तो कितना होगा वैल्यू, और वैल्यू जितना होगा ये हमें निकालना नहीं है, जस्ट हमें ये पता करना है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पी का वैल्यू दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 दिया हुआ है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। तो अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट एक फॉर्मूला आता है कि A इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम n इक्वल टू 1 मतलब 1 ईयर के लिए हम इसको लिखेंगे। 1 ईयर के लिए जब लिखेंगे क्या होगा, A इक्वल टू P1 + R/100 पावर n होगा। तो P का वैल्यू पुट करेंगे तो 10,000 आएगा, इधर 1 + R का वैल्यू कितना है 8/100 है, और n का वैल्यू इधर कितना है 1 है। तो ये बनेगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो n इक्वल टू जब 2 होगा 2 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स के A इक्वल टू P1 + R/100 पावर n होगा। तो ये जो P है, P का वैल्यू 10,000 है, तो नेक्स्ट 1 + R का वैल्यू 8/100 होगा और पावर n होगा। तो नेक्स्ट ये हो गया n इक्वल टू 2 का वैल्यू। अगर हम चाहे तो n इक्वल टू 3 मतलब 3 ईयर्स में कितना होगा अमाउंट उसको फाइंड कर सकते हैं। तो n इक्वल टू जब 3 होगा तो A इक्वल टू P1 + R/100 पावर n होगा। तो इधर n नहीं, ये n इक्वल टू 2 है तो ये 2 बनेगा, ये n के जगह पर 2 आएगा। तो नेक्स्ट n इक्वल टू जब 3 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 10,000, 1 + R की जगह पर 8/100, और इधर जो पावर n है, n की जगह पर हमने कितना लिया 3 ईयर्स लिया है, तो इधर हम 3 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पहला जो टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, इन टर्म से हमें पता नहीं लगेगा कि ये इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, इसको हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मान लो इसको हम लेंगे 10,000 1 + 8/100, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा 2 4 × 8, इसको 2 से काटेंगे तो 25 होगा। 2 5 × और 25 × 1 = 25 + 2 = 27/25 होगा। इसके साथ ये 10,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे ये कट जाएगा 400 टाइम्स। तो 400 × 27 जब हम करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 10800, ये वैल्यू मिलेगा। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म।
ये फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया कितना है वैल्यू। नेक्स्ट हम ये जो सेकेंड टर्म है सेकेंड टर्म भी निकालेंगे। सेकेंड टर्म का टोटल वैल्यू कितना होगा उसको निकालेंगे। 10,000 इंटू 1 + 8/100 पावर कितना है इसमें 2 है। ये 2 होगा, 2 4 जा 8, ये 25 होगा क्योंकि 5 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स। 25 इंटू 1 = 25 प्लस 2 = 27/25 होगा। तो इसके आगे ये 10,000 है तो इसमें स्क्वायर है तो हम ऐसे 27/25 ऐसे 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू ही आएगा। 25 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स 400 टाइम्स कट जाएगा। और ये जो 25 है ये 25 से ये 400 को काटेंगे तो 16 टाइम्स होगा। तो इसमें 16 जो है 16, 27 और 27 इन सभी वैल्यू को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे में डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 11664 आएगा। ये वैल्यू आ गया है। अभी हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सेकेंड टर्म निकाल लिया, अभी थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म में वैल्यू क्या दिया है 10,000 इंटू इसमें ब्रैकेट के अंदर है 1 + 8/100 पावर 3। इसको अगर मल्टीप्लाई साइन नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 टाइम्स होगा, ये 25 होगा। तो 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 2 = ये क्या होगा 27/25 होगा। इसको अगर हम चाहे तो एक बार ऐसे लिख सकते हैं, पावर 3 है, इसके आगे 10,000 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है थर्ड टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं 10,000 को इधर ऐसे लिखेंगे। ये 27/25 को 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 27/25 इंटू 27/25 ये 27 है। तो इन दोनों से अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा 16 होगा। तो नेक्स्ट 16, 27, 27, 27 इन सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वैल्यू 25 रहेगा, इन सभी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 314,928 आएगा। तो 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 12597.12 आएगा। ये वैल्यू मिल गया है। हमें क्या करना है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। सेकेंड टर्म मतलब ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इधर जब सेकेंड टर्म पुट करेंगे, सेकेंड टर्म का वैल्यू आया 11,664 माइनस फर्स्ट टर्म कितना मिला हमें 10800। इनको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 864 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म हमने निकाला, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है। ये जो हमने किया है ये अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रूल से हमने किया है सब्सट्रैक्शन। हमें क्या करना है पीछे का जो टर्म है उससे प्रीवियस टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो थर्ड टर्म माइनस इस सेकेंड टर्म होगा सेकेंड टर्म। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये थर्ड टर्म कितना निकाला 12,597.12 माइनस सेकेंड टर्म कितना निकाला 11664। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसकी इक्वल वैल्यू आएगा 933.12 आएगा। इधर हमने क्लियरली देखा ये 864 है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्शन करने का वैल्यू, और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म सब्सट्रैक्शन करने का वैल्यू कितना मिला है 933.112। मतलब ये दोनों क्या है सेम नहीं है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये सेम आना चाहिए था। कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं आएगा तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन पाएगा। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। हियर p = दिया है 10,000, r = दिया है 8। तो फॉर n = फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो a = p 1 + r/100। अमाउंट निकालने के लिए दिया है इसमें, तो अमाउंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे a = p 1 + r/100 डिवाइडेड बाय n है, मतलब होल पावर n है। ये एक फॉर्मूला है, इसकी अगेंस्ट हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा। तो नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए हम क्या करेंगे a = p ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n की जगह पर 2 आएगा, r की जगह पर 8 आएगा, और ये जो p की जगह पर ये 10,000 आएगा। सेम ईयर हम थर्ड ईयर के लिए भी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, फोर्थ ईयर के लिए वैल्यू निकालेंगे तो ये आया। तो पहले हमने करके देखा कि
ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट टर्म हो गया, इधर से यहाँ तक ये सेकेंड टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक थर्ड टर्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ टर्म हो गया, मतलब फोर्थ टर्म तक इधर हमने निकाला। तो सभी टर्म में अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की रूल्स की अकॉर्डिंग इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया सेकेंड वैल्यू से इसका प्रीवियस वैल्यू जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो निकल के आएगा इससे सब्सट्रैक्ट करने में जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो दोनों सेम नहीं होगा। और इस वैल्यू से इस वैल्यू को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो सेम नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द अमाउंट, ये जो अमाउंट निकाला हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आर नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्योंकि बिकॉज इसका कारण लिखने के लिए दिया था, इसका रीजन व्हाई इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे पूछा गया था, इसीलिए हमने लिख दिया कि दे हैव नॉट सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस पहले हमने निकाल के दिखाया कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन पाएगा।